तो जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो क्या होता है? इतनी टेंशन होती है, तो जरा सा भी कोई दिक्कत होती तो ऐसा लगता है पता नहीं दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। इस फील्ड में आने के बाद मेरे को लगा कि इसमें मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। केयर बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब बच्चा बीमार होता है तो केवल बच्चा बीमार नहीं होता, तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। जैसे सबसे कॉमन होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आपने देखा होगा बच्चों में, जैसे डायरिया हो गया, और ज्यादातर बच्चों में शुरू के 5 साल में वायरल डायरिया होता है। इन्फेक्शन से हम कैसे बचें? जैसे आते हैं रिश्तेदार, आते हैं गोदी में लेते हैं, खिलाते हैं, तो वो सब गलत है। जो मदर ने 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव का मतलब केवल ब्रेस्ट फीड दिया है, वो बच्चे बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं पेरेंट्स से। और दूसरा, वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। आयरन जो काउ मिल्क लेते हैं उनमें थोड़ा सा आयरन डिफिशियंसी ज्यादा है। कुछ बच्चों में काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी देखी गई है, कभी थोड़ा सा बच्चा क्राई करता है, तो इन सब चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलें, लेकिन वैक्सीन को अवॉइड ना करें। जो भी के बाद हम सेमी सॉलिड डाइट इंट्रोड्यूस करें। सेमी सॉलिड में होममेड ही हमारा प्रेफर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड केयर के बारे में। जनरली मैंने लोगों से सुना है और मैंने खुद भी फील किया है कि जब भी छोटे बच्चे में कोई दिक्कत होती है, जैसे बुखार आया, खांसी हुई, तो हम लोग ना गूगल पे टाइप करना शुरू करते हैं, यूट्यूब पे डालना शुरू करते हैं, और वहां बहुत सारे मिसकंसेप्शन आते हैं। तो आज उन्हीं सारे मिसकंसेप्शन को हम लोग हटाने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। मुझे पता है आप बड़ा बिजी रहते हैं, पर फिर भी टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। ये आपका बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आज के दिन किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं उसके लिए, क्योंकि मदर के यूटेरस से आया तो वहां तो फेवरेबल कंडीशन है। तो एज अ न्यूली पेरेंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए पहले 24 घंटे में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे माँ के घर में जब बच्चा होता है तो वो बहुत ही एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट होता है, इंसुलेटेड यूट्रस में। और जैसे ही बच्चा आता है, एक्चुअली वहाँ पे तो जो सारा न्यूट्रिशन होता है, सारी चीजें जो होती हैं वो परफेक्टली मदर से मैच करती हैं और मदर का ही होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो एक अलग बॉडी होती है, तो उस समय पे हमें बहुत ही चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बच्चा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा हेड टू टो वार्म होना चाहिए, हेड टू टो कवर होना चाहिए। केवल जो मुंह का एरिया है वो खुला हुआ होना चाहिए। तो सर पे एक छोटा सा हमारा टोपा होना चाहिए, ये वाला एरिया पूरा कवर होना चाहिए। ऐसे नीचे पैर तक कवर होना चाहिए, मोजे होने चाहिए। और जो हमारा टेम्परेचर वो थोड़ा सा टच करने पे वार्म होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। दूसरा, इन्फेक्शन से हम कैसे बचें? क्योंकि वहां पे तो मदर ने इंसुलेटेड कर रखा है। यहाँ पे तो बच्चा बाहर आ गया, मदर की इम्यूनिटी काम कर रही है, सब इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा है वहाँ पे। अब यहाँ पे तो अलग आ गया, तो अब कैसे इन्फेक्शन से बचें? तो क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आते हैं रिश्तेदार, आते हैं गोदी में लेते हैं, खिलाते हैं, तो वो सब गलत है। जो रूम है उसमें 1 या 2 लोग रहें और कम से कम बच्चे को हैंडलिंग करें। और जब भी हैंडलिंग करें तो हमें हमेशा हैंड हाइजीन का जरूर ध्यान रखना है। तो हैंड हाइजीन में कैसे? स्प्रिट से हम क्लीन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा सोप तो हमारा कॉस्टली भी नहीं है। साबुन से हमने साफ करा 20-30 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद हैंड ड्राई करें, तब हमें टच करना है। तीसरा चीज हमें ध्यान रखना है कि हम किस बहुत करते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ, तो किस का मतलब है कि इन्फेक्शन, हमारे ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है, हमारे नेजल कैविटी में इन्फेक्शन है, तो हम बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। तो किस हमें अवॉइड करना चाहिए? तो ये हमें इन्फेक्शन से बचना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे तो फीड मदर का मिल रहा है प्लेसेंटा के थ्रू। अब यहाँ पे बच्चा जब हमारा आ गया है तो उसको फीड चाहिए, तो फीड हम थोड़ा सा डिले करते हैं। और जो मेरे को लगता है कि बहुत सारी मेरी
दादी नानी से बात होती है, वो कहते हैं गुड़ दे दो, हाँ, शहद दे दो, है ना, और बच्चे को चाय दे दो, हम्म। वो सब गलत है, वो सब हमें नहीं देना है। सबसे जितना जल्दी से जल्दी हो जाए मदर का फीड हमें शुरू करना है। नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत करना है, और सीजर में हम डिले करते हैं, तो सीजर में भी हमें विद इन 30 मिनट्स मदर का फीड शुरू करना है। मदर का फीड ही हमारा दवा है, मदर का फीड ही हमारा न्यूट्रिशन है, मदर के फीड में ही सब चीज़ है। तो मदर का फीड हमें डिले नहीं करना है। लोग घबरा जाते हैं कि जो मदर का फीड है वो येलो है, जो पहला जो कंटेंट आता है कोलेस्ट्रम होता है वो येलो होता है, तो कहते हैं कि नहीं तो इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन वो दवाई है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मदर का पहले फीड जो आते हैं 1 या 2 दिन में, वो बहुत ही ज़रूरी है, और जितना जल्दी से जल्दी आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे बच्चे को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के जब भी बच्चा डिलीवर होता है हमारा, तो ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। और 3 चीज़ हमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, न्यूट्रिशन यानी फीडिंग हो गया, और टेम्परेचर हो गया। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी कुछ कुछ हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी कॉर्ड जो नाल है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उसको हमें क्लीन रखना है। तो पहले तो मेरे को जैसा लगता है कि धारणा थी कि उस पर गाय का कुछ लगा देते, कभी मिट्टी लगाते, तो वो बिल्कुल गलत है। उससे इन्फेक्शन यानी टिटनेस का चांसेस रहते हैं, और वो अवॉइड करना चाहिए। तो उस पर स्प्रिट से बस उसको क्लीन करना है, कोई पाउडर कुछ क्रीम कुछ लगाने का जरूरत नहीं है, उसको बस क्लीन करना है, और वो कॉर्ड 7 से 10 दिन में ड्राई होकर अपने आप फॉल हो जाता है। बस ये ध्यान रखें कि जब तक हमारा कॉर्ड फॉल नहीं हो रहा है तब तक हम बच्चे को नहलाएं नहीं। नहलाना हम उस कॉर्ड फॉल के बाद शुरू करें, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, कितने दिन तक अवॉइड करना है ये नहलाना? 7 to 10 डेज। लेकिन ये नहीं है कि हमें नहलाना नहीं है, हम बेसिकली गॉज से लेके या कपड़े से लेके उसको क्लीन कर सकते हैं। हम उसको रोज क्लीन कर सकते हैं, पूरे शरीर को अच्छे से पहुंच सकते हैं, बस कॉर्ड हमारा गीला नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो इन्फेक्शन है वो बच्चे को ना जाए। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पहले 24 घंटे। अच्छा, अभी आप सर्जिकल मेथड की बात कर रहे थे, जो डिलीवरी अगर सर्जिकल हुआ है तो मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटे लगते हैं मदर को सही से होश आने में, क्योंकि वो एनेस्थीसिया में रहती, तो वहां तो 3-4 घंटे वो जो दूध है वो नहीं पिलाया जा सकता। नहीं, कभी कभी 4-5 घंटे भी मदर जो है हालत थोड़ी क्रिटिकल है। ऐसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत ही एक सिंपल मेथड होता है, जैसे मदर ट्रांसफर हुई, जैसे सीजर हुआ, सीजर मेरे हिसाब से हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, और उसके बाद जैसे ही मदर अपने रूम में आई, उसको आप बस उसके स्तन से लगाएं बच्चे को, जिससे होता क्या है कि बॉन्डिंग एक तो इम्पोर्टेंट है, मदर का बच्चे से बॉन्डिंग, और जितना आप जल्दी बच्चे को लगाना शुरू करेंगे उतना मिल्क फॉर्मेशन शुरू होगा। तो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, और जैसे ही बच्चा ट्रांसफर हुआ उसको लगाना है, बस वो मुंह चलाएगा, थोड़ा सा मदर कंफर्टेबल होगी, थोड़ा सा फीड आना शुरू होगा। तो बेसिकली जितना आप डिले करेंगे उतना हमें फीड में भी डिले होगा, और बच्चा भी प्रॉपरली लैच नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत, और सीजर डिलीवरी में विद इन 30 मिनट्स हमें शुरू कर दें। अच्छा, मैं ना उस पे आता हूँ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे गुड़ की, जैगरी की, एक काजल वाला भी एक कंसेप्ट होता है, तो कुछ ऐसे मिथ बता सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स आपके पास आते होंगे कि हमने तो ये लगाया और हमारे यहाँ तो यही रिवाज चलती आ रही है? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तो एक्चुअली मैं ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में माताओं से पूछता भी हूँ कि आप काजल लगाते हो तो क्यों लगाते हो। हाँ। तो बहुत सारी दादी नाराज हो जाती है कि हम लोग ने तो बच्चे ऐसे ही पाले थे, तो आप तो बड़े डॉक्टर हो गए, आप ये काजल लगाना क्यों मना कर रहे हो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि काजल अच्छा क्यों लगाना चाहिए, बताइए। तो वो क्या कहते हैं कि जो काजल से ना आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो अब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा वो कैसे बड़ी हो जाएंगी। बड़ी कैसे हो सकती हैं, जो हमारा आकार है, जो हमारा ऑर्बिट का साइज है वो तो सेम रहेगा। तो उनको समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो समझ जाती है। तो मैं उनको एक बात बताता हूँ कि आप काजल आंखों में ना लगाएं, आंखों के अलावा पूरे शरीर को काला कर दें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आंखों में काजल नहीं लगाना है। उसका कारण क्या है, जैसे हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भगवान ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। जब भी बाहर से कोई चीज आती है तो हम कहते हैं फॉरेन बॉडी, जैसे हम कहते हैं कोई फॉरेनर आया तो अटैक इट, है ना, इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। सो सेम थिंग हैपन विद सम अदर थिंग्स ऑल्सो इन द बॉडी, कि जब बाहर से कोई भी चीज आती है, जैसे काजल एक फॉरेन बॉडी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, बॉडी भी ऐसी ट्रीट करती है। तो जब काजल हम लगाएंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो जिसको कि हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तो वो चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि काजल ना लगाएं। और बेसिकली आंखों का सुंदरता हो सकता है कि बढ़े, लेकिन उससे आंखों को नुकसान हो रहा है, लेकिन आंखों का साइज पे हमारा
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको बच्चे से नुकसान जरूर है। ये एक तो बड़ा मैसेज है कि कोई साइज नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है साइज कैसे बढ़ सकता है? जो ऑर्बिट का साइज है वो फिक्स साइज है, तो काजल तो हम बाहर लगा रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? तो काजल आप टीका लगा लें, माथे पे टीका लगा लें, पीछे टीका लगा लें, कहीं पे भी टीका लगा लें, लेकिन आंखों पे काजल ना लगाएं तो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है कि जैसे जन्म होता है तो हमारी वही नानी दादी शहद चटाती है, तो वो तो बड़ा मीठा होता है और बच्चे को उस समय तो दूध ही पिलाना होता है, तो शहद से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में? शहद हम शुरू के देखिए शहद हम शुरू में 1 साल तक नहीं देते हैं, क्योंकि शहद का जो फॉर्मेशन होता है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता और हमेशा कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो एक कीटाणु होता है जिसको कहते हैं बॉट्यूलिनम, तो बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, जो कि वो कंटामिनेंट एज एन कंटामिनेंट होता है शहद में। तो शहद हम यूजुअली 1 साल तक अवॉइड करते हैं, तो शहद 1 साल तक हमें नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, जैसे अभी मिल्क की बात चल रही थी, आजकल क्या है कि मुझे बोलना चाहिए ऑन कैमरा क्योंकि ये बात है बोलने लायक ही है कि बॉडी फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में ना अपने बच्चों को खुद के दूध से अवॉइड किया जाता है। बिल्कुल। तो कई सारे पाउडर आते हैं, तो पाउडर पिलाने चाहिए या नहीं पिलाने चाहिए, या अगर सच में कोई दिक्कत है तो कौन सा पाउडर पिलाएं? जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सबसे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि फिगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने फील भी किया है और बहुत सारे पेरेंट्स कहते भी हैं, इवन दादी और नानी शिकायत भी करती हैं। तो देखिए मैं कहना चाहूंगी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो केवल बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी लाभदायक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग से फायदे क्या है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग को कहीं प्रिजर्व नहीं करना है, जैसे आप बाहर से फीड देते हैं तो उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है कि वो तो एक नेचुरल चीज है। हाँ। वो बच्चे को अटैच किया और फीड कराया, उसमें कहीं इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इन्फेक्शन 0 हो गया। दूसरा, ब्रेस्ट फीड में ब्रेस्ट मिल्क में हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि नेचुरली बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा चीज, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत होती है। तो बहुत सारी रिसर्च है जिसमें कि देखा गया है जो मदर ने 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव का मतलब केवल ब्रेस्ट फीड दिया है, वो बच्चे बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं पेरेंट्स से। और दूसरा, वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज जो आप देखते होंगे कि आज के वातावरण में हर एक को हाइपरटेंशन है, हर को डायबिटीज है, हर को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रहते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जिन मदर्स ने अपने बच्चों को 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड कराया है, उन सब बच्चों में ये सब प्रॉब्लम्स बड़े होके काफी कम हो जाती हैं। एलर्जिक कंडीशंस, जिन मदर्स ने 4 मंथ से ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनको एलर्जिक कंडीशन, एटोपिक डर्मेटाइटिस है जिसको कि हम एक्जिमा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, ये कंडीशन सारी कम हो जाती हैं। अब मदर को क्या फायदे हैं? जब मदर ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आप देखते होंगे कि हर बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा है, हर को सोचते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये मदर को फायदा है। और बॉन्डिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, कुछ मेहनत नहीं करनी, सेफ है ना, और चीप है, प्रिपेयर्ड है, चीप है, तो ऐसा भी नहीं आपको परचेज करना है ना। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से देखें तो भी बहुत अच्छा है। हाँ। तो ये सारे फायदे दोनों बेबीज को भी हैं और मदर को भी हैं। तो मदर का ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो मदर को बहुत फायदे हैं। मैं कहता हूँ इससे शेप अच्छा होगा, है ना, और मदर के लिए बहुत फायदा है, थिन रहेंगी, है ना, और बच्चे की स्मेल, बच्चे की स्माइल आप फील कर सकते हैं, बच्चे का टच ये आप हमेशा मिस करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा आप 6 महीने तक हमें देना ही है। मतलब आजकल जो प्रॉब्लम होती है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो वो इसी वजह से कि शायद माँ बाप ने बच्चों को समय नहीं दिया। केवल एक यही रीजन नहीं है, मतलब ये है कि हाँ एक हम एडिशनल एक चीज कर सकते हैं। अगर इमोशनली शुरू से कनेक्ट होते तो शायद ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती। डेफिनेटली हम 2-4% इसको ले सकते हैं कि इसका एक इफेक्ट होता है। उसके बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, खुद अपनी रियरिंग है, पेरेंट्स ने उसको कैसे रियर करा, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन हाँ इसमें एक फैक्टर ये है कि इमोशनल बॉन्डिंग आपकी लगातार रहेगी, तो हर समय आप टच रहेंगे ना। आप 6 मंथ से देखो, जैसे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इनिशियली जो फीड कराते हैं आप 8 टाइम्स तो होता ही है, मिनिमल 8 टाइम्स आप फीड कितना करा रहे हैं, एटलीस्ट 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, तो कितना हो गया
120 यानी 2 घंटे आप एकदम टच हैं। अब जब 2 घंटे रोज आप बच्चे के साथ हैं या किसी और के साथ भी, मैं तो कहता हूँ किसी और के साथ भी रहें, तो आपका इतना बॉन्डिंग हो जाएगा कि मतलब उससे कनेक्ट हो जाएंगे, यू कैन नॉट डिटैच। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनिशियली 6 मंथ्स में अर्लीस्ट फीडिंग शुरू करें, ब्रेस्ट फीडिंग दें और 6 मंथ्स तक एटलीस्ट दें। 2 साल तक हम दे सकते हैं, WHO का जो रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक हम ब्रेस्ट फीड कराएं। 6 मंथ्स के बाद हम सेमी सॉलिड डाइट शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि होममेड खिचड़ी है, दाल है, दलिया है, सूजी का हलवा है, चावल है, खीर, जो भी आपका सोशल कल्चर बिलीव्स हैं उसके हिसाब से जो भी चीजें एक्सेप्टेबल हैं उससे हम लोग दे सकते हैं 6 मंथ्स में। लेकिन 6 मंथ्स तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड और उसके बाद 2 ईयर्स तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं और 6 मंथ्स के बाद हम सेमी सॉलिड डाइट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मदर का मिल्क, तो उस केस में क्या सब्स्टिट्यूट लें फिर? देखिए, कोशिश तो हमें ये करना है कि मदर्स मिल्क हो जाए। अगर किन्हीं कारणों से, किन्हीं कंडीशन से नहीं हो पा रहा है तो फिर सेकंड चॉइस है पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क जो होते हैं, कोई भी पाउडर मिल्क ले सकते हैं आप, सारे एक जैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सेकंड चॉइस है पाउडर मिल्क की, वो कोशिश करा जाता है कि फोर्टिफाइड होता है, वो कोशिश करा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क को compete करे, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, कई सारे केसेस में, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको, कई सारे केसेस में गाय का दूध भी पिलाया जाता है। हाँ, वही मैं आना चाह रहा था कि थर्ड चॉइस हमारा जो भी आपका एनिमल मिल्क है, काउस मिल्क है, फेलो मिल्क है, गोट मिल्क है, थर्ड चॉइस। काउ मिल्क के साथ थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा कम होता है, आयरन का जो क्वालिटी है बेसिकली वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो जो बच्चे आयरन जो काउ मिल्क लेते हैं उनमें थोड़ा सा आयरन डिफिशियंसी ज़्यादा है। कुछ बच्चों में काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी देखी गई है। वैसे प्रोटीन से किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है जिसमें कि बच्चे को ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है, कभी कभी पेटी में और पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पॉटी लूज हो जाती है ना, वेट ग्रोथ नहीं होता, तो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। थर्ड चॉइस हम काउस मिल्क पर रखेंगे। काउ मिल्क यूजुअली जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हम 1 साल तक बच्चे को इंट्रोड्यूस ना करें, 1 साल के बाद हम काउ मिल्क दे सकते हैं। अच्छा, वो किसिंग वाली बात चल रही थी कि छोटे बच्चे को ना किस करते हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसे रिलेटिव्स आते हैं वो नहीं मान रहे, वो अपना अति प्रेम दिखा रहे हैं बच्चे पे, तो वहां कैसे अवॉइड करें, या कर भी दिया है तो सुरक्षा कैसे करें अपने बच्चे की? देखिए, करने के बाद कोई सुरक्षा नहीं है कि जब आपने करा तो ऑलरेडी जो आपका नेजल कैविटी है वो ओपन है, ओरल कैविटी है वो ओपन है, दोनों का ही। तो अगर आपका जर्म्स ट्रांसमिट होगा, बैक्टीरिया वायरसेस जो ट्रांसमिट होंगे, जैसे आप अभी देखिए कि जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें आपके हर फैमिली मेंबर को, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, मुझे भी है थोड़ा सा। हाँ, तो आप आए, आपने बच्चे को किस किया, नेचुरल है कि आपका अटैचमेंट है बच्चे से, लेकिन प्यार दिखाने के कुछ और तरीके भी होते हैं ना। आप दूर से उसको हेलो हाई करें, है ना, लेकिन मुंह पे और नोज पे किस ना करें, खास करके लिप्स पे किस ना करें, चीक्स पे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मन है तो फोरहेड पे आप कर सकते हैं, फोरहेड पे आप कर सकते हैं किस, लेकिन मुंह और हमें अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिट होता है। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जो कि हमारा कॉमन इन्फ्लुएंजा का वायरस है या कॉमन कोल्ड का वायरसेस है, वो सारे हमारे नेजल यानी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाते हैं। तो जब भी आप क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो आपका वो नेजल सिक्रेशन से आपका ट्रांसमिट होगा, तो अवॉइड करना ही हमें ठीक है। अच्छा, मैं वैक्सीनेशन के टॉपिक पे आता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मुझे ये जानना है कि वैक्सीनेशन क्या है जी, क्यों जरूरी है, वेरी गुड, और कैसे कैसे उसको हमें लगवाना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है। मेरे को लगता है कि आपने बहुत अच्छा वर्कअप किया है। ये मेरे को शायद ही आज तक किसी ने बोला कि वैक्सीनेशन क्या है। हाँ। तो पहले मैं यही बताना चाहूंगी वैक्सीनेशन क्या है। बेसिकली होता क्या है कि वैक्सीन जो होती है वो हम हेल्दी बच्चों को देते हैं। तो जो वैक्सीन पे रिसर्च होती है वो बहुत ही एडवांस रिसर्च होती है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन और दवाई दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ। तो दवाई हम किसको देते हैं, जो मरीज है, जो बीमार है, और वैक्सीन किसको देते हैं, जो ऑलरेडी हेल्दी है, जो बीमार नहीं है। तो वैक्सीन का मतलब है कि हम वैक्सीन को बीमारी से बचने के लिए दे रहे हैं। ये बीमारी अभी हुई नहीं है, लेकिन हमारा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि हम उससे बीमारी से बचें। तो जो दवाई है वो बीमार के लिए हम लोग दे दी, जो वैक्सीन है हम लोग ने हेल्दी बच्चे को दे रहे हैं बीमारी से बचने के लिए। तो जो वैक्सीन में हम लोग जो यूज करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करके और उसको बॉडी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिसका कि
जो विरुलेंस हम वर्ड यूज करते हैं, जहाँ विरुलेंस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो बीमारी, विरुलेंस मीन बीमारी बनाता है, तो उसको हमने डिटॉक्सिफाई कर दिया, उसका जो टॉक्सिटी है उसको खत्म कर दिया, लेकिन जो उसका एंटीजेनिक कंपोनेंट है उसको हमने रिटेन किया। एंटीजेनिक कंपोनेंट को रिटेन करके हम क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को हमने बढ़ा दिया। इम्यूनिटी हमेशा हमारे बेसिक एंटीबॉडीज होती हैं, तो हमारी बॉडी में दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, टी सेल एंटीबॉडीज होती हैं और बी सेल एंटीबॉडीज होती हैं। टी सेल हमारा बर्थ से रेगुलेट हो जाता है और बी सेल एंटीबॉडीज हमारी 6 मंथ्स के बाद होती है। तो इनिशियल जो बी सेल एंटीबॉडीज होती है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क या मदर के ही थ्रू ही आते हैं, मदर की एंटीबॉडीज ही काम करती हैं। 6 मंथ्स के बाद बच्चा अपना बनाना शुरू कर देता है। तो कुछ जैसे वैक्सीन होती हैं वो हमारे टी सेल को रेगुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, कुछ बी सेल को एक्टिवेट करती हैं, लेकिन दोनों का ही जो पर्पस होता है वो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, जिससे कि अगर वो बैक्टीरिया हमने जो वही बैक्टीरिया लिया या वही वायरस लिया, उसको डिटॉक्सिफाई किया, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया, तो उसने क्या किया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना दिया उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब हमारे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं, लोडेड है गन। अब वो अगर वायरस आएगा या बैक्टीरिया आएगा वो बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा, तो गन ऑलरेडी लोडेड है, हिट, तो वो जो एंटीबॉडीज है उसको किल कर देंगी। मतलब ये उसी तरीके से काम करता है जैसे कंट्री में रॉ आईबी काम कर रही है, बिल्कुल, कि पहले से ही बता देते हैं कि यहाँ से आतंकवादी आने वाले, हाँ, आप उनका इनकाउंटर कर दें। और इसमें अच्छी बात यह है कि स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं उस बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक हैं, तो वो जब बैक्टीरिया आएगा तो उसको हिट कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हम हेल्दी बच्चों को दे रहे हैं, तो हम ये ना घबराएं कि हम जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं उनकी एंजाइटी होती है कि भाई हमारी वैक्सीन से ये प्रॉब्लम हो गई, वैक्सीन से ये दिक्कत हो गई, वो बीच में हमारा डिफॉल्ट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, तो वो गलत है। हर वैक्सीन में थोड़ा सा जैसे फीवर हो गया, थोड़ा रैशेस हो गए, थोड़ा सा कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी रेडनेस आ जाती है, कभी थोड़ा सा बच्चा क्राई करता है, तो इन सब चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलें, लेकिन वैक्सीन को अवॉइड ना करें। जो भी वैक्सीन हैं वो हमें देना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, ये शेड्यूल थोड़ा सा समझाएं कि कैसे होता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा कि दो तरह का हमारा वैक्सीन है। एक तो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो जो कुछ वैक्सीन हैं, मेजोरिटी वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जिसमें कि हमारा वैक्सीन बर्थ से इशू हो जाता है। तो पहले बर्थ पे, फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 18 महीने पे, और फिर 4 to 5 years पे है। तो ये हमारा गवर्नमेंट का शेड्यूल है। और कुछ वैक्सीन जो हैं कि वो गवर्नमेंट के शेड्यूल में अभी नहीं आ पा रही हैं या इन प्रोसेस ऑफ आने में है कि वो आ जाएगा कुछ समय में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करी, एटलीस्ट हम वो सारा वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे पोलियो का वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस का है, हेपेटाइटिस बी का है, डिप्थीरिया का है, पर्ट्यूसिस का यानी काली खांसी का है, टिटनेस का है, निमोनिया का है, रोटा वायरस का है, मीजल्स का है, रूबेला का है। तो ये सारे वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो ये तो हम वहाँ पे लगवा लें। और जो बच्चे कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें कुछ एडिशनल वैक्सीन भी हैं। जिन एडिशनल वैक्सीन में जैसे एटलीस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट हम टाइफाइड लगवा लें, हेपेटाइटिस ए लगवा लें, है ना, चिकन पॉक्स का डोज लगवा लें। एक अभी आपने सुना होगा कि गोरखपुर में जो चमकी बुखार आया था, हाँ, जापानीज इंकेफेलाइटिस जिसको कहते हैं, जिसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। जापानीज इंकेफेलाइटिस का अगर हो सके तो स्पोरेडिक केसेस हैं इधर हमारे मथुरा आगरा में, लेकिन अगर हो सके तो जापानीज इंकेफेलाइटिस भी हम लोग लगवा लें। तो एटलीस्ट हम जो एडिशनल वैक्सीन हैं उसमें टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए और जापानीज इंकेफेलाइटिस ये लगवा लें। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन हैं जैसे जिसमें इन्फ्लुएंजा है, वो हम अगर चाहें तो लगवा सकते हैं। मेनिंगोकोकल है जो दिमागी बुखार, मिनाक्ट्रा मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, वो हम लोग लगवा लें। तो ये कुछ एडिशनल वैक्सीन और हैं जो हम लगवा सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो एवरेजन क्या प्राइस पड़ेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? वो मेरे हिसाब से डिस्क्लोज करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी कोई एक आइडिया, एक रेंज? लेकिन मेरे हिसाब से जो ज्यादातर वैक्सीन है वो हमारा करीब 16-1800 2000 इसी रेंज में मिल 2000 तक सारी मिल जाएगी। अच्छा, एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी मैं देख रहा था। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो अभी वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी लाने की प्रोसेस में है, तो होपफुली जल्दी से आ भी जाएगी, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट से उन्होंने टाई अप किया है। तो सर्वाइरिक्स एक वैक्सीन आती है जो उन्होंने टाई अप किया है, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो जो भी हमारी फीमेल
चाइल्ड हैं उनको 9 to 14 ईयर्स में हम लोग सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दे सकते हैं। तो 9 to 14 ईयर्स में हमारे 2 डोजेस है, यानी 0 मंथ और 6 मंथ्स पे, और 14 ईयर्स से 45 ईयर्स तक हमारा 3 डोजेस है, 0 मंथ, 2 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो 9 to 14 2 डोज और 14 to 45 ईयर्स हमारा। अच्छा, इसकी भी एवरेज वही कॉस्ट होगी या कुछ ज्यादा? ये अभी तो कॉस्टली है, जो प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे तो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, ये वैक्सीन का रिकमेंडेशन हमारे मेल चाइल्ड में भी अभी आ गया है, पेनाइल कैंसर के लिए बेसिकली। तो उसमें क्योंकि पेपिलोमा वायरस होता है, तो पेनाइल कैंसर के लिए हम कुछ बच्चों में, मेल चाइल्ड में भी ये रिकमेंडेशन अभी आ गया कि उनमें भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, वो मिल्क की बात चल रही थी, तो 6 महीने तक तो हमने कोशिश की कि माँ का ही दूध पिलाया जाए, फिर हम धीरे धीरे कौन कौन से सॉलिड फूड्स पे आ सकते हैं, वो थोड़ा डिटेल में समझाएं। जी जी, देखिए 6 महीने के बाद हम सेमी सॉलिड डाइट इंट्रोड्यूस करें। सेमी सॉलिड में होममेड ही हमारा प्रेफर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माताएं आती हैं, वो कहती हैं हम रेडीमेड फीड लेते हैं, और मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, कुछ कुछ फीड्स का वो नाम लेती हैं, वो गलत है। जो होममेड फीड है वो फ्रेश होता है और बहुत ही हाइजीनिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, तो वो 100 गुना अच्छा है आपके रेडीमेड फीड से। तो हमेशा ट्राई करें जो घर पे आप बना सकते हैं, और बहुत ही मैं सिंपल तरीके बताता हूँ आपको कैसे बना सकते हैं। बहुत सी अलग हमारे बनाने का जरूरत नहीं है, हमारे घर पे जो सब बन रहा है उसी में से हम बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो जैसे आपने दाल बनाया है ना, अच्छा, दूसरा हम लोग कैसे क्या करते हैं कि दाल का पानी दे दिया, वो गलत है। गाढ़ा दाल होना चाहिए, और उसका जो कंसिस्टेंसी है इतना थिक होना चाहिए कि जैसे हम चम्मच पे लें तो उस पर स्टिक कर जाए, गिरे ना। जैसे हम चम्मच पे उठाया, जैसे आपने ले ही देखा होगा, जैसे दलिया जैसा कुछ होता है, मतलब दलिया भी उसी तरीके से भारी होता है। दलिया है, खिचड़ी है, दाल है, एकदम गाढ़ा, बिल्कुल पेस्ट की तरह, लेही की तरह, जैसे हम चम्मच पे लाया तो उस पर स्टिक कर जाए, गिरे ना। तो इतना थिकनेस होना चाहिए। तो उसके 2 पर्पज है, जैसे हम ना 0 to 6 मंथ्स हम दूध ही दे रहे हैं तो लिक्विड है ना। अब हमें क्या करना है, सेमी सॉलिड कन्वर्ट करना है, तो वो सेमी सॉलिड ही होना चाहिए। तो एक तो हमें एनर्जी डेंस बनाना है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो, है ना, क्योंकि बच्चे को अब ग्रोथ हो रहा है तो न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, कैलोरीज ज्यादा चाहिए, तो उसको थिक बनाना है। तो घर का बना हुआ कोई भी, जैसे आपने कोई भी दाल बनाया, ये नहीं कि आपको मूंग का ही दाल बनाना है, किसी चीज का दाल बनाना है, कोई भी आपने दाल लिया, उसको आपने अच्छे से मैश कर दिया, उसको आपको टेस्टी नहीं बनाना है, उसको आपको हेल्दी बनाना है। तो आपने उबाला दाल, जैसे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, तड़का बाद में लगाते हैं, है ना। तो आपने दाल निकाला, उसको मैश कर दिया अच्छे से, गाढ़ा दाल बन गया, और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, उसका खाना तैयार हो गया। ऐसे ही आपने खिचड़ी बनाया, खिचड़ी को अच्छे से मैश कर दिया, मिक्सी में मैश कर दिया, और उसको लेही बना दिया। तो हर चीज को आपको लेही बनाना है, उसमें 8-10 बूंद 15 बूंद घी का डाल दिया। हम लोग घी भी अवॉइड करते हैं, लेकिन घी हमें बच्चों को देना है, क्योंकि हमारा बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, और घी में हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो घी देना बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि घी देंगे तो हमारा हाइट रुक जाएगा, जो कि गलत है ना। घी में हमारा बहुत एनर्जी है, ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो घी हम जरूर यूज करें। तो जो भी खाना बनाए घर का ही बनाए। जैसे अब मैं कहता हूँ, आपने रोटी बनाया, एक सॉफ्ट रोटी बना लिया, उसको दाल में आपने तोड़ के डाल दिया, भिगो दिया, या दाल में तोड़ के डाल दिया, मिक्सी में उसको मैश किया, बन गया आपका खाना। हर चीज को यही बनाना है, टेस्ट डेवलप नहीं करना है, उस खाने को अपना हेल्दी बनाना है। और कोशिश यही करिए, जो फैमिली पॉट है, जो भी आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसी को आपको इनकलकेट करना है अपने बच्चे में। तो वही सारी चीजें आपको देना है। तो ये सारी चीजें हम लोग, खिचड़ी है, दाल है, दलिया है, सूजी का हलवा है, खीर है, किसी दिन आपने बेसन का हलवा बना दिया, किसी दिन आपने आटे का हलवा बना दिया, खीर बनाना है, किसी दिन सूजी का खीर बना दी, किसी दिन आपने चावल का खीर बना दिया। तो जो भी आप घर में बनाना चाहते हैं, सिंपल सा चीज बनाना है, और सब चीज बच्चे को देना है। इनिशियली हम क्या है, बस एक चीज का रिस्ट्रिक्शन करते हैं, सॉल्ट। 6 महीने पे हमें सॉल्ट नहीं देना है, सॉल्ट हम 1 साल पे शुरू करते हैं। 1 साल के बाद? 1 साल के बाद। तो उसका कारण क्या है कि जब हम सॉल्ट देते हैं तो थोड़ा सा रीनल लोड, जो हमारे किडनी पे लोड पड़ता है, तो वो हम अवॉइड करें। सॉल्ट हम 1 साल के बाद दें। और थोड़ा शुगर, रिफाइंड शुगर हम ना दें, रिफाइंड शुगर जो कि एकदम जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा लेटर ऑनसेट ओबेसिटी के चांसेस रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हम अवॉइड करें। अच्छा, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ना, वो चाय और बिस्किट खिला रहे होते हैं, हाँ, उससे इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे। चाय तो वैसे ही नुकसानदेह है वो। हाँ, नहीं, चाय हम लोग को यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि चाय में, जैसे टी में कॉफी कैफीन होता है, तो कैफीन थोड़ा सा इरिटेंट होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, तो कैफीन हमें यूज नहीं करना है। चाय का मतलब कैफीन, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट भी होता है,
और थोड़ा सा डायूरेटिक, यानी बहुत ज्यादा, मतलब तो बेसिकली है कि हम टी वगैरह यूज ना करें तो अच्छा है। टी तो बड़े लोगों को भी बड़े अवॉइड लोगों के करना भी नुकसानदायक है, हाँ। कॉफी और टी, तो बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा हाँ। नुकसानदायक है, तो हम अवॉइड करें तो थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बेबी में पढ़ रहा था। जी तो पहले तो मुझे समझाइए कि ये है क्या और इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे अवॉइड करें इन सारी चीजों को। देखिए, जैसे कि नाम बताता है हमारा लैक्टोज, हम्म। है ना, जैसे आपने पढ़ा सुक्रोज, ग्लूकोज, हाँ, ग्लैक्टोज, वैसे ही हमारा लैक्टोज ये शुगर है जो मिल्क में बिल्कुल ये शुगर है जो कि हमारा डाइसैकेराइड होता है, जो कि हमारा मिल्क में होता है। तो लैक्टोज बेसिकली जो दूध है उसमें लैक्टोज होता है। जब हम दूध पीते हैं तो एक हमारे जो आंतें होती हैं, छोटी आंतें होती हैं, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लैक्टेज, है ना। तो वो जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करके हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज आपको पता ही है कि हमें एनर्जी के लिए जरूरी है। तो जब लैक्टोज हमने दूध में लिया, उसको एंजाइम ने कैटेलाइज किया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और बॉडी में यूटिलाइज हो गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब आपने बोला कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस कब होगा? जब हमारा एंजाइम नहीं होगा। जब हमारा एंजाइम जो लैक्टेज डाइजेशन करा रहा जो है डाइजेशन करा रहा है वो नहीं होगा, तो क्या होगा? लैक्टोज हमारा ऐसे ही रहेगा। तो क्या होगा? उससे प्रॉब्लम होगी। एक तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हाँ। यानी लैक्टोज हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, तो वेट नहीं बढ़ेगा बच्चे का। और दूसरा, जब लैक्टोज रह गया तो उससे प्रॉब्लम होगी, जैसे ब्लोटिंग हो गई, डायरिया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, है ना, कुछ कुछ रैशेज हो जाते हैं, जो आपके एनल एरिया वहाँ पे रैशेज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ये होता क्यों है? लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्यों है? होगा तो तब हमारा लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा। हाँ। अब जब लैक्टेज एंजाइम क्यों नहीं होगा? या तो हमारा लैक्टेज एंजाइम बना ही नहीं है, यानी कोई जेनेटिक फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा लैक्टेज बना ही नहीं है, जैसे डायबिटीज की तरह, जैसे इंसुलिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे या तो हमारा लैक्टेज एंजाइम बना ही नहीं है, या लैक्टेज एंजाइम बना है, काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये भी है ना। तो लैक्टेज एंजाइम कब नहीं बनेगा? वो बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है कि पहले से ही हमारा लैक्टेज एंजाइम नहीं है, जिसको कहते हैं प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब है कि लैक्टेज एंजाइम था, अभी कुछ समय के लिए नहीं है, ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसको कहते हैं सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जिससे सबसे कॉमन होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आपने देखा होगा बच्चों में, जैसे डायरिया हो गया, और ज्यादातर बच्चों में शुरू के 5 साल में वायरल डायरिया होता है। रोटावायरल डायरिया बहुत कॉमन है ना, और सारे वायरसेस हैं जो हमारा डायरिया कराते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो एंजाइम है वो आ रहा है ब्रश बॉर्डर, यहाँ की जो इंटेस्टीन है उसकी आंतों की ब्रश बॉर्डर पे लैक्टेज एंजाइम होता है। जब हमारा डायरिया होगा या कोई भी इन्फेक्शन होगा पेट का, तो उसमें वो उसको डाउन कर देगा, और जैसे इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होगा तो वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो जिसको कहते हैं हम ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस या सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये कुछ समय के लिए होता है कि उस समय में हम जो लैक्टोज वाला चीजें हैं वो कम कर दें, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे जो भी दूध है या दूध से बनी हुई चीजें उनको हम कम कर दें। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा नॉर्मल लैक्टेज आना शुरू होगा तो लैक्टोज डाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो ट्रांजिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, ओबेसिटी की बात चल रही थी आजकल, हम और आप भी फिट नहीं रह पा रहे हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे जरूरत से ज्यादा वेट होता है। तो एक तो मेरा ये सवाल था, मुझे याद आया अभी, कि बच्चे का जब जन्म हुआ है उस समय कितना एवरेजन वेट होना चाहिए, और वो ओबेसिटी वाली जो बात है वो कब आती है कि कितने वजन से ज्यादा हम ओबेसिटी बोल सकते हैं। देखिए, ओबेसिटी अभी बहुत कॉमन है, और पहले जैसे एक मिथ था, हम लोग कहते थे माल न्यूट्रिशन, है ना, आपने भी सुना होगा, अपने इतने सारे इंटरव्यू के, माल का मतलब होता है बैड, और बैड न्यूट्रिशन, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा, अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि माल का मतलब होता है बैड न्यूट्रिशन। तो हम माल न्यूट्रिशन जो यूज करते थे वर्ड, वो हम लोग यूज करते थे जो बच्चे बहुत ही ज्यादा थिन बिल्ट हैं, पतले हैं, कमजोर हैं, जिनकी हड्डियां चमक रही हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए माल न्यूट्रिशन यूज करते हैं। माल न्यूट्रिशन, ओबेस इज ऑल्सो द माल न्यूट्रिशन। बैड न्यूट्रिशन मतलब अंडरवेट एंड ओवरवेट, बोथ आर माल न्यूट्रिशन, बोथ आर बैड न्यूट्रिशन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आपने बताया कि ओबेस कब कहेंगे हम, तो एक बेसिकली ओबीस के लिए हम एक इंडेक्स लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों में। तो बॉडी मास इंडेक्स जब 30 से हमारा ऊपर होता है,
तो एक छोटा सा चीज़ होती है जिसमें कि हम वेट लेते हैं किलोग्राम्स में, और उसमें हम हाइट को डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके लाते हैं, तो जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और वो 30 से ऊपर होती है तो वो ओबीस कैटेगरी में आती है। एक मोटा मोटा सा हम ऐसे ले लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने 10 बच्चे बिठाए, 10 बच्चों में एवरेज जो भी एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से सपोज करिए 10 बच्चों में 15 किलो होना चाहिए, और किसी बच्चे का एक एवरेज से ऊपर चला गया, 20 किलो चला गया, जैसे हम परसेंटाइल निकालते हैं ना, तो बेसिकली इसमें बीएमआई परसेंटाइल्स देखते हैं कि उस परसेंटाइल से अगर ऊपर चला गया वेट तो उसको हम फिर ओबीस कहेंगे। तो ओबीस बेसिकली क्यों होता है, तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज हमें न्यूट्रिशन। अब हमारा फास्ट फूड का बहुत चलन है, सबसे ज्यादा, और मोमोज जिसमें कि रॉक कर रहा है, मोमोज हो गया आपका, चाउमीन हो गया, जितने भी चाइनीज फूड्स हैं वो सारा अवॉइड करे तो अच्छा है। तो फास्ट फूड एक है न्यूट्रिशन, मतलब हमारा हेल्दी डाइट नहीं है, जिसमें कि हमारा बहुत ही शुगरी फूड्स हम ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा ओवर ईट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट फीडिंग्स हैं, तो वो सब की एक कारण है कि हमारा न्यूट्रिशन जो बैड न्यूट्रिशन है उसकी वजह से ओबेसिटी एक दूसरा है। दूसरा हमारा जो स्टाइल है सिडेंटरी स्टाइल बहुत ज्यादा है, कि हम लोग घर पे ही रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल सब कम बंद हो गए क्योंकि हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, हम मोबाइल पे कंप्यूटर पे आ गए, फील्ड से कंप्यूटर पे आ गए, हम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा आउटडोर एक्टिविटी है ही नहीं, इंडोर एक्टिविटी ही है सारा, है ना, सिडेंटरी स्टाइल है, बाहर निकलते ही नहीं है बच्चे। तो एक वो है कि हमारा आउटडोर एक्टिविटीज को हमें बढ़ाना है, एक्सरसाइज को हमें बढ़ाना है, तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ मिनिमम 20 मिनट्स हमें वॉक करना चाहिए, और बच्चों के लिए एटलीस्ट 1 आवर ए डे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिनिमम 1 आवर हमारा होना ही चाहिए, जिसमें कि एक आउटडोर अच्छी एक्टिविटी हो। तो एक हमें सिडेंटरी स्टाइल को चेंज करना है और आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाना है। तीसरा हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स में जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है, पेरेंट्स हमारे ओबीस होते हैं, तो उन बच्चों में नेचुरल है कि जो टेंडेंसी होगा, जो जेनेटिक पोटेंशियल बच्चों का होगा वो टुवर्ड्स ओबीस होगा। तो एक ये है हमारा। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका ऐसा है कि जहाँ पे हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे घूमें, दौड़ें, लेकिन वहाँ होता ही नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, पतली पतली गलियां हैं, कहाँ पे जाएं, तो एक सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे डिटरमाइन करते हैं ओबेसिटी। अच्छा, वो रह गया, वो जैसे बच्चे का जब जन्म हुआ तो उस टाइम पे एवरेजन वेट कितना होना चाहिए? देखिए जैसे हम लोग कहते हैं लो बर्थ वेट और नॉर्मल वेट, अगर हमारा बर्थ वेट 2.5 किलो से कम है तो हम उसको कहते हैं लो बर्थ वेट, और 2.5 किलो से ऊपर है दैट इज नॉर्मल वेट। तो वो हमारा बर्थ का हमारा वेट होता है। अच्छा, मैं ना प्री मैच्योर बर्थ के कंसेप्ट पे आता हूँ। जैसे नॉर्मल तो 9 मंथ है हमारा जी, लेकिन अगर 7 मंथ या 8 महीने में बच्चे का जन्म हुआ या माँ को कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जल्दी हमें सर्जिकल प्रोसेस करना पड़ा है, तो मैंने कई केसेस में देखा है कि बच्चे को एनआईसीयू में रखते हैं, बड़ा पतला सा होता है, ड्रिप लगी हुई होती है, वो समझाइए आप मुझे। अच्छा, देखिए जो प्री मैच्योर बर्थ होता है उसमें हम लोग कहते हैं 37 वीक से अगर पहले हो रहा है बच्चा तो वो हमारा प्री मैच्योर बर्थ होता है, और उसमें भी एक एक्सट्रीम प्री मैच्योर होता है जो कि 28 वीक से पहले। 28 वीक से पहले 7 महीने के लगभग, करीब करीब 6.5-7 महीने, जिसमें कि हमारा 28 वीक से पहले वो एक्सट्रीम प्री मैच्योर होता है। तो 37 वीक्स प्री मैच्योर, जिसमें कि हम यूजुअली कहते हैं 34 to 37 वीक्स लेट प्रीटर्म कहते हैं, 28 to 32 वीक्स हमारा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन होता है, और 28 वीक से एक्सट्रीम प्रीटर्म। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रीटर्म के वो थोड़े से ठीक नहीं होते हैं, और एक्सट्रीम प्रीटर्म में जो कि प्रीटर्म का मतलब मैं यहाँ पे प्रीटर्म की जगह यूज करूंगा प्री मैच्योर, उसे हमें समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो प्री मैच्योर का मतलब होता है कि प्री मैच्योर कि जैसे जो आपका जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाए, क्योंकि वो प्री मैच्योर है, मतलब कि उसका जो ऑर्गन जेनेसिस होना चाहिए था वो फॉर्मेशन बहुत ही फ्रेजाइल है, और खास करके हमारा लंग्स और ब्रेन। तो जितने भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर में मैक्सिमम में हमारा लंग्स का प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि लंग्स हमारे मैच्योर नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों को खास करके जो आप कह रहे हैं न्यूनेटल आईसीयू, उसमें एडमिशन का जरूरत पड़ता है। अच्छा, मैं बात ही कर रहा था किसी से, तो वो कहते हैं कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनमें ये जो गवर्नमेंट वाली वैक्सीन होती है ये नहीं लगवानी चाहिए,
तो उससे कोई दिक्कत होती है या पेनलेस वैक्सीन लगवानी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, concept? देखिए वो कंसेप्ट दोनों ठीक नहीं है। जो पेन और पेनलेस का बेसिकली हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो केवल पर्ट्यूसिस के आधार पे करते हैं, ठीक है। केवल एक जो बैक्टीरिया होता है उसमें हम जो पेनलेस होते हैं उसमें ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेन और पेनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं ये सबको बताऊं कि ज्यादातर वैक्सीन पेनलेस ही है। केवल जहाँ पे हमारा पर्ट्यूसिस ऐड हो जाता है जिस वैक्सीन में, वहां पे हमारा वो पेनलेस का कंसेप्ट आता है। इसके अलावा और कोई वैक्सीन में हमारा कंसेप्ट नहीं होता है। तो जो पेनलेस वैक्सीन होती हैं उसमें हम पर्ट्यूसिस का कंपोनेंट यूज करते हैं, 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट यूज करते हैं। और जो पेन वाला होता है इसमें पूरे बैक्टीरिया को डिटॉक्सिफाई करके, जिसमें कि होल सेल लेते हैं हम और पूरे बैक्टीरिया को डिटॉक्सिफाई करके यूज करते हैं। तो ये बेसिकली पेन और पेनलेस का कंसेप्ट है। बाकी दोनों ही वैक्सीन बहुत ही सेफ है। जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन हम हेल्दी बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए उसमें कहीं पे भी हमें कोई डिलेमा का जरूरत है ही नहीं। दोनों ही वैक्सीन, पेन और पेनलेस, दोनों ही सेफ है। तो आप कोई भी वैक्सीन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रखना है। अच्छा, इसमें मुझे कंफ्यूजन था कि जैसे बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर हमें वैक्सीन लगवानी होती है शायद पोलियो की और हेपेटाइटिस का लगवाना जरूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस 0 डोज देते हैं हम लोग। तो हेपेटाइटिस का विद इन 24 आवर्स हम यूज कर लें। तो जिसका जो जन्म है वो 7वें महीने में प्री मैच्योर हुआ है, तो उसमें भी हम ये वैक्सीन लगवाएंगे या डिले करेंगे? नहीं, उसमें हम लोग एक्चुअली वेट क्राइटेरिया लेते हैं कि वेट हमारा एटलीस्ट 2 kg होना चाहिए हेपेटाइटिस के लिए। तो जब 2 किलो, क्योंकि वैक्सीन का अपटेक नहीं होता है, तो जब वैक्सीन वेट हमारा 2 किलो के अराउंड हो जाए तब हम वो वैक्सीन लें तो हमारा बेटर होगा। अच्छा, जन्म के साथ जॉन्डिस होती है कुछ बच्चों को, वो एक तो जॉन्डिस समझाए मुझे आप और फिर उसका प्रिवेंशन समझाए। बिल्कुल, देखिए जॉन्डिस ज्यादातर बच्चों को होता है। जॉन्डिस को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो जॉन्डिस जो कि हमारी बीमारी है, और एक जॉन्डिस वो जिसमें कि जिसको हम बीमारी नहीं कहते। तो मैं क्यों कहा बीमारी और बीमारी नहीं, एक जॉन्डिस वो है जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जो कि बीमारी नहीं है, ज्यादातर बच्चों को होता है। थोड़ा आसान भाषा में हमारे हाँ, व्यूअर्स को समझाएं आप। एक हमारा होता है जैसे जॉन्डिस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जॉन्डिस हमारे बच्चों को होता ही है। ठीक है। 80-90% बच्चों को होता है जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस हमारे 24 घंटे के बाद हो रहा है तो वो जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो बीमारी नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हमें क्या है कि हमें जानना है बेसिकली जो जॉन्डिस का हम लेवल है वो हम चेक करते हैं डे के हिसाब से। और कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, लो बर्थ वेट बेबीज हो गए, कुछ इन्फेक्शंस हो गए, तो उनके आधार पे हम जॉन्डिस का जो लेवल है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर बच्चों को जॉन्डिस होता है। लेकिन अगर जॉन्डिस 24 आवर्स के बाद हो रहा है तो उसे घबराना नहीं है। दूसरा एक जॉन्डिस होता है जिसको कहते हैं हम पैथोलॉजिकल, जो कि बीमारी है। अगर जॉन्डिस हमारा बच्चे को 24 आवर्स के अंदर आ रहा है, जन्म के 24 आवर्स के अंदर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसको कि हमें ट्रीट करना जरूरी है। और उसमें हमें थोड़ा सा एक्टिवेट होना है, उसमें हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अगर जन्म के 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस आया तो वो हमारा थोड़ा सा उसको हमें सीरियसली लेके और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, उसमें हमें ट्रीटमेंट जरूरी है। अच्छा, जैसे जो मम्मी पापा जिन्हें जॉन्डिस के बारे में पता नहीं, तो वो देख के कैसे पता करें कोई साइन, कोई सिम्टम कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस हुआ है? तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो कुछ बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, जॉन्डिस में तो जैसे आपका होता है कि बेसिकली सबसे पहले जो जॉन्डिस आता है वो हमारा आइज पे आता है। बेसिकली सिफेलोकॉडल होता है कि जब हमारा जॉन्डिस आएगा, शो होगा हमारा फेस पे, तो सबसे पहले आइज पे आएगा, टिप को प्रेस करेंगे, टिप ऑफ नोज पे आएगा। तो जैसे हमारा आइज का व्हाइट पोर्शन दिखता है, जैसे आइज का जो स्क्लेरा है वो व्हाइट पोर्शन दिखता है, जो हम देखेंगे तो वो येलो हो जाएगा, उसे हम देख सकते हैं। दूसरा, हम टिप को जब प्रेस करेंगे, यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो जब हम हटाएंगे तो वो येलो हो जाएगा, है ना। ईयर लोब्यूल को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जब इसको हटाएंगे तो वो येलो हो जाएगा। तो ये हम जॉन्डिस देख सकते हैं। और जब बढ़ना शुरू होता है तो सबसे पहले हमारा फेस पे आएगा, उसके बाद जैसे जॉन्डिस का लेवल बढ़ेगा फिर चेस्ट पे आएगा, फिर हमारा टमी पे आएगा, फिर थाइस पे आएगा, और सबसे लास्ट में हमारा सोल्स पे आता है। अगर सोल्स पे हमने प्रेस किया और वहां पे येलो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो जॉन्डिस है वो मैक्सिमम है। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें सीखनी है। एक तो हमारा जॉन्डिस अगर 24 घंटे के अंदर आ रहा है तो उसको हमें सीरियसली लेना है, डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, उसमें हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जॉन्डिस अगर 24 आवर्स के बाद आता है तो घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए हमें
जॉन्डिस का लेवल डिसाइड करना पड़ता है कि पीलिया का लेवल कितना है, तो वो हमें कभी कभी टेस्ट भी कराना पड़ता है उसके, तो वो उसके लिए भी हमें लेकिन घबराने का उसमें ज़रूरत नहीं है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, ये सबसे जरूरी। हाँ, कि अब ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया विद इन 24 आवर्स हमें ट्रीटमेंट चाहिए ही। अब जो ट्रीटमेंट की पद्धति है वो 3 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि 80% बच्चों को जॉन्डिस होता ही है, जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो लीवर है, जॉन्डिस होता क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉन्डिस होता क्यों है, क्योंकि जो लीवर है हमारा, माँ के गर्भ से आया बच्चा तो लीवर थोड़ा सा इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से लीवर का काम होता है कि बाइल को प्रोड्यूस करना और जो पीलिया उसको निकालना। तो जब हमारा लीवर इमेच्योर होगा तो वो हमारा थोड़ा सा पीलिया आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे एज के साथ लीवर मैच्योर होना शुरू होगा तो हमारा जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है। तो 80% बच्चों में अगर पीलिया 24 घंटे के बाद डेवलप हो रहा है तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है, पीलिया अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब मेडिसिन की भी जरूरत नहीं, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हमारा होता है फोटोथेरेपी, जिसमें कि आपने देखा होगा जब आप एनआईसीयू में या कहीं जाते हैं तो वहां पे लाइट का मशीन लगा रहता है, ब्लू लाइट का मशीन लगा रहता है। तो दूसरी पद्धति होती है हमारी फोटोथेरेपी, जिसमें कि हमारा लाइट का मशीन लगा देते हैं। उसका काम ये होता है कि पीलिया को हमारा यूरिन के और पॉटी के रास्ते से डिसॉल्व करके निकाल दे। तीसरी पद्धति होती है बहुत ही जिनकी कम बच्चों में यूज होता है, जो कुछ हमारी इनकम्पेटेबिलिटीज होते हैं, जैसे RH आपने देखा होगा कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया, तो जिसमें कभी कभी हमें ब्लड एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कुछ फीटलेस, यस, तो जिसमें कि हमारा ब्लड हिमोलाइज होता है और पीलिया बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसमें हमें एक्सचेंज का भी जरूरत पड़ता है कि ब्लड को हमें एक कंपेटिबल ब्लड से बच्चे का एक्सचेंज करना पड़ता है, वो बहुत ही कम बच्चों में जरूरत पड़ती है। तीसरी पद्धति वो होती है। हम यहाँ पे बस ये मैसेज लें कि 24 आवर्स के बाद अगर पीलिया हो रहा है तो 80% बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर पीलिया 24 घंटे के अंदर आ रहा है तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा, टूथपेस्ट किस एज में शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ज्यादातर मैंने देखा है कि वो इतना ऐसे 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 पूरा करते हैं कि पता नहीं दांत को ही बाहर निकाल लेंगे क्या, तो वो क्या सही मेथड है? देखिए, एक तो टूथपेस्ट, यहाँ पे एक तो हमें गम हाइजीन तो हम शुरू से कर सकते हैं कि टूथ तो आता नहीं है ना, तो पहले से हम थोड़ा सा एक साफ कपड़ा लें या कोई गॉच पीस ले सकते हैं, उसको हल्का सा हम गीला करके गम्स को हल्का सा रब कर सकते हैं। टूथ जो हमारा आना शुरू होता है वो 6 मंथ्स पे आना शुरू होता है, पहले हमारा लोअर आता है, अपर लोअर ऐसे करके आता है, तो 6 महीने पे टूथ आना शुरू होता है। तो टूथपेस्ट और टूथ ब्रश का जरूरत तभी पड़ेगी जब टूथ आएगा। हाँ। तो 6 महीने के बाद हम लोग शुरू करें तो बेसिकली पेस्ट का बहुत रोल नहीं है। कैविटी से बचाने के लिए हमें एक फ्लोराइड एक चीज होती है जो हमारे पेस्ट में होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम होना चाहिए क्योंकि इसकी टॉक्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो एक 6 महीने से बाद जब हम लोग यूज कर रहे हैं, एक तो गाइडेड होना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जो भी ब्रश कंपेटिबल हो, जो कि किड्स के लिए सेफ हो, जिसमें कि जो ब्रसल्स हों वो सॉफ्ट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, वो हमें यूज करना है। और एक बहुत ही थिन लेयर लगाना है, बहुत ही जैसे मैं कह सकता हूँ चावल के दाने के बराबर। जो इनिशियल 3 इयर्स में जो हमारा पेस्ट का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो केवल चावल के दाने के बराबर, और 3 साल के बाद 3 साल से 8 साल तक हम मटर के दाने के बराबर पेस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए सेफ हो, जिसमें कि फ्लोराइड कंपोनेंट थोड़ा सा कम हो। फ्लोराइड हम क्यों यूज करते हैं? जिससे कि कैविटी कम बने। लेकिन जो हमारा जो पेस्ट का तरीका है या जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो गाइडेड होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड होना चाहिए, कि जिससे कि बच्चा उसको बाहर निकाल दे, तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा, टेस्ट अच्छा लगा तो अंदर ही तो उससे थोड़ा सा नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 2 मिनट्स रूल कह सकते हैं, 2 to 2 रूल कह सकते हैं। जैसे कि हमें डेंटल हाइजीन चाहिए तो एटलीस्ट 2 टाइम हम ब्रश करें, मॉर्निंग और नाइट में बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट में यूजुअली क्या होता है, जो कैविटी फॉर्मेशन होता है वो नाइट में बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग ने दूध पिलाया और बच्चा सो गया, सुबह उठा तो जर्म्स तो रह गए ना, तो जर्म्स ने उसको थोड़ा सा हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम 2 to 2 रूल्स करें कि जैसे 2 बार हमें ब्रश करना है, सुबह और नाइट में दूध पिलाने के बाद जरूरी है। दूसरा,
दूसरा हमें 2 मिनट तक करना है। जब भी हम ब्रश करें तो एटलीस्ट 2 मिनट तक उसको हम हॉरिजेंटल, हमें ऐसे नहीं रब करना है ना, बहुत तेज नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रशल्स हमें हॉरिजेंटल। बेसिकली जो हमारे ब्रश का यूज होता है वो हमारा होता है डेंटल डिपोजिशन को हटाना। जितने डेंट जो कि हमारा बीच में जो गैप होता है दांतों में, वहां पे कुछ कुछ हमारे पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। जो ब्रश का यूज है हमारा वो केवल पार्टिकल्स को हटाना है। तो जब हम ब्रश यूज करें तो ऐसे हम हॉरिजेंटल यूज करें, जैसे कि जो डिपॉजिट्स हैं वो हम निकल जाए। और लास्ट टूर है हमारा कि एटलीस्ट 2 बार हम साल में विजिट कर लें डेंटिस्ट की। हाँ। तो वो तो हमारा इग्नोर्ड एरिया है नहीं, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया है। तो वो एक करें तो 2 रूल कह सकते हैं, 2 मिनट्स 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स विजिट इन ए ईयर। तो वो करें। 8 साल के बाद हम अनऑब्जर्व्ड पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 8 साल में बच्चे को हमारा ऑब्जर्व्ड ही पेस्ट होना चाहिए। तो ये हमें ओरल हाइजीन। अच्छा, मिल्क टीथ जो होते हैं वो किस एज तक पूरे खत्म हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं? ये जो मिल्क टीथ है हमारा यूजुअली 3 साढ़े 3 साल तक हमारा रहता है। कुछ बच्चों का लेट भी चलता है, उसके बाद फिर हमारा परमानेंट आना शुरू। अब मैं थोड़ा सा ना आपकी पर्सनल लाइफ पे अच्छा, एमबीबीएस के बाद ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ हाँ। यही क्यों चूज किया आपने? बच्चों से ज्यादा प्रेम था? देखिए एक तो बेसिकली दोनों ही चीजें हैं। मेरे को सर्जिकल नहीं लेना था, सर्जिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ऑर्थो, एनेस्थीसिया और जो भी सर्जिकल ब्रांच है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे का मेडिकल ब्रांच में था और बच्चों से मेरा थोड़ा सा ज्यादा अटैचमेंट शुरू से ही अटैचमेंट था। इवन मेरा जैसे आप नेचर देखेंगे तो वो भी बच्चों जैसा ही है, तो इसलिए बच्चे ज्यादा थोड़ा सा लगाव रखते हैं। तो एक तो यही कारण था कि पीडियाट्रिक्स लेने का। और दूसरा पीडियाट्रिक्स में ये मेरा बाद में पीडियाट्रिक्स में आने के बाद डेवलप हुआ कि बेसिकली होता क्या है कि पीडियाट्रिक्स जो और ब्रांचेस हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। कैसे बताएं थोड़ा? हाँ, जैसे आपकी शादी हो गई है जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी एक ही है, 4 मंथ का एक बेबी है मेरा। 4 महीने का बच्चा है। तो जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो क्या होता है? मतलब इतनी टेंशन होती है। जैसे मैं खुद बीमार हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चले जाऊंगा डॉक्टर के पास। लेकिन अगर उसे जरा सा भी कोई दिक्कत होती तो ऐसा लगता है पता नहीं दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है, मदर के साथ भी ऐसा ही होता है। मदर के साथ तो मुझसे 4 गुना ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, वही मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, चले जाएंगे, देख लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, हो जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वही, बच्चा है तो बहुत ज्यादा चिंता है उसको। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, यही पॉइंट है कि इस फील्ड में आने के बाद मेरे को लगा कि इसमें मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। केयर बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब बच्चा बीमार होता है तो केवल बच्चा बीमार नहीं होता, पूरी उसके फैमिली, साथ 8 या 10 लोग बीमार होते हैं। मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली दोनों बीमार होती हैं और दोनों की एंजाइटी ज्यादा होती है। तो जो पेन है ना वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बच्चों की, और तीसरी चीज क्या होती है कि बच्चा अगर रो भी रहा है तो गड़बड़ है। तो जो एंजाइटी है पेरेंट्स का वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने यही सोचा कि इस एंजाइटी को, इस स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसी पे मैं कर रहा हूँ मेहनत, लगातार मेहनत कर रहा हूँ और उसमें बहुत मेरे को सफलता भी मिली है। तो ये इसीलिए हमारा ये जो पीडियाट्रिक्स ब्रांच है ये डिफरेंट है। इसमें बच्चा तो बोलता नहीं है कुछ, जैसे हम लोग तो आप इग्नोर कर देंगे, चलो ठीक है पैर में दर्द हो रहा है, चलो ठीक कल दिखा लेंगे। हाँ, वही चलता है। और बच्चों में क्या होता है कि 8 या 10 लोग, जब भी एक थोड़ा सा भी तबीयत खराब होगा तो 8 या 10 लोग का तबीयत खराब होता है। एक्चुअली समझ ही नहीं आता ना कि दर्द कहाँ हो रहा है, बच्चा तो रोए जा रहा है। और बच्चे को लेके सब लोग बहुत सेंसिटिव हैं। अभी 1 2 3 बच्चे होते हैं सबके पास, पूरी की पूरी फैमिली अपना काम छोड़ के सब पड़े हुए हैं। तो बस यही मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो मेरा इमोशनल सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है बच्चों से, लगाव भी बहुत ज़्यादा है और उतना ही लगाव मेरा पेरेंट्स से भी है। तो मेरा यही रहता है कि पेरेंट्स की एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं हम और कैसे सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें एटलीस्ट ये ना लगे कि हम किसी डॉक्टर के पास आए या डॉक्टर आने पे, लोग क्या होता है डॉक्टर आने पे डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। तो मेरा फोकस बेसिकली यही कि हम कैसे पेरेंट्स की एंजाइटी को दूर कम कर सकते हैं। और वो मैं बताया कि जैसे मैंने बताया कि जैसे आप मेरे पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बहुत सारे पेशेंट से भी बात करेंगे, तो बहुत हद तक मैं इसमें सफल हो पाया हूँ कि मैं इस पे अच्छे से हम लोग इस पे कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी हैं, सर्जन, उनसे बात कर रहा था।
वो मुझे रैगिंग के किस्से सुना रहे थे कि एमबीबीएस में बड़ी खतरनाक रैगिंग होती है। कुछ याद है आपको? मेरे बैच में एक्चुअली मेरी रैगिंग थोड़ी ज्यादा हुई थी। तो मैं सुनना चाहूंगा वो स्टोरी। बेसिकली जैसे होते क्या है कि जैसे आप 10+2 के पास जाते हैं, आपका बहुत एक्सपोजर होता नहीं है ना। तो जो रैगिंग होती है बेसिकली आपको एक ट्रेनिंग ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेन करने के लिए, मतलब एक किताबी कीड़ा जाता है हाँ एमबीबीएस। किताबी कीड़ा जाता है और वहां पे आपको ना एक घर से पहली बार आप बाहर निकले तो वहां पे कैसे उस एनवायरनमेंट आप सस्टेन हो पाए, क्योंकि जो मेडिकल का फील्ड है ना वो बहुत ही लंबा है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। आपका मतलब आधी लाइफ निकल जाती है मेहनत करने में, तैयार होने में, पढ़ने में। तो जो रैगिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपको ट्रेन करने के लिए है। और जो रैगिंग करते हैं वो बाद में आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो रैगिंग को हम अलग अलग तरीके हो गए रैगिंग के, कुछ तरीके खराब भी हैं, गलत भी हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन रैगिंग का बेसिकल जो पर्पज है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपके सीनियर का, वो इम्पोर्टेंट है और वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो और अलग तरीके रैगिंग के हो गए वो थोड़ा सा गलत है। बेसिक जो रैगिंग का पर्पज है वो है हमारा प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, मतलब वैक्सीन दे रहे हैं एक तरीके से। वैक्सीन ही समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन होता है और कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं सीनियर से, वो हेल्प भी करते हैं आपका, गाइड भी करते हैं, तैयार भी रहते हैं हर चीज से आपका, क्योंकि वहां पे आप जाते हैं खाने का होश नहीं रहता आपको, किस चीज का होश नहीं रहता, क्या करना है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि नई चीजें होती हैं सारा, तो रैगिंग थोड़ा सा कर सकते। अच्छा, वो मुझे एक किस्सा सुना रहे थे कि पहले दिन हम गए तो सीनियर्स ने खींच के तमाचा मारा था मेरे, वो मुझे आज तक याद है। तो ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल तो नहीं हुआ था, बस ऐसा ही होता है कि हाँ बाल कटवा दिए। मैंने पहली बार ही अपनी मूंछ कटवाई थी तभी, कि मूंछें कटवानी है, तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में अपना मूंछें कटवाया था। डांस करवा लिया, और थोड़े छोटे छोटे इस तरीके होते हैं। फिजिकल शायद अब्यूज मेरे को नहीं हुआ। हाँ, बालों के साथ होता है, खुद मैं वेटनरी से पढ़ा हुआ हूँ तो वहां भी उसी तरीके की रैगिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिकली वो एटीट्यूड सिखाते हैं आपको कि कैसे आपको एटीट्यूड रखना है, कैसे आपको वो सीनियर से ही नहीं होता, आपका ये है कि एल्डर से भी कैसे आपको बिहेव करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है, तो वो मैं उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलता हूँ। अच्छा, जो अभी एमबीबीएस की 4th ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए ये फील्ड कैसा है जो आप इस फील्ड में है? देखिए फील्ड सारे अच्छे हैं, आप में पैशन होना चाहिए, आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए, फील्ड सारे अच्छे हैं। लेकिन बस एक ये है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव है पीडियाट्रिक्स, और दूसरा नंबर मैं दूंगा, पहला नंबर ही दूंगा गायनिकोलॉजी। दोनों अभी बहुत सेंसिटिव ब्रांचेस हैं। सेंसिटिव क्यों है कि प्रेगनेंसी होती है जब, मदर का केयर सारा डिलीवरी तक बहुत ही टफ होता है, और ऐसे जब बच्चा आ जाता है तो उसका छोटी से छोटी इलनेस से लेके बड़ी से बड़ी इलनेस में पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और पेरेंट्स ही नहीं पूरे रिलेटिव्स फैमिली, तो दोनों ही बहुत सेंसिटिव ब्रांचेस हैं। तो अगर आप में पैशन है और आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है। जब बच्चा ठीक होता है, स्माइल लेके जाता है, आपके लिए कभी गिफ्ट लेके आता है, आपको नमस्ते बोलता है, कभी राधे राधे बोलता है, तो यू फील गुड। जब बच्चा ठीक होते जाता है, एक अच्छी स्माइल के साथ आता है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको काम करने की हिम्मत मिलती है। तो बहुत ही अच्छी ब्रांच है, लेकिन आप में पैशन होना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली रिस्की और सेंसिटिव ब्रांच भी है। मतलब आपके हिसाब से सबसे रिस्की में से एक है ये? एक है, गायनी और पीडियाट्रिक्स अभी बहुत ही सेंसिटिव ब्रांचेस हैं। अच्छा, जो न्यूली मदर अभी बनी है तो उनके लिए कोई टिप्स आपके तरफ से? न्यूली मदर के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि हमारा जो यहाँ पे इंडिया में जो कल्चर है अभी भी है ना, हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। फीमेल्स जो हैं अभी अपने आप को इग्नोर करती हैं, और प्रेगनेंसी के बाद वो जो समय होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अपने आप को इग्नोर ना करें, अपने की केयर करें, अपने को टाइम दें, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, नहीं आपके बच्चे के लिए भी। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा पिएंगे, तो आपके बच्चे को अच्छा दूध जाएगा और बच्चा भी हेल्दी होगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने को कूल रखें, और कभी कभी क्या हो, हेजिटेशन ना करें। जैसे हेल्प लेने में होता क्या है कि जैसे नेचुरली प्रेगनेंसी के बाद वीकनेस आती है, आपको रेस्ट का जरूरत होता है, आप काम कर रहे हैं, है ना, तो आप शर्म करते हैं कि अच्छा हेल्प क्यों लूं, मैं तो करूंगी सारा काम। तो ऐसा नहीं है, हेल्प लेने में झिझके नहीं, हेल्प लें, अच्छे से रेस्ट करें, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आप अच्छे से हम लोग, हाँ ये बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आया कि खाना, यहाँ पे खाने को लेके भी बड़ी मिथ्स हैं। शायद आपने भी सुना होगा कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने उबला देना है, हाँ, दलिया देना 40 है, दिन का कॉन्सेप्ट मैंने सुना हाँ है। दलिया देना है, तला हुआ नहीं देना है, दूध नहीं देना है, ये नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे सब लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा माँ के साथ ना करें। माँ को सब खाना देना है और माँ को हेल्दी खाना देना है। घर का बना हुआ सारा खाना आप दे सकते हैं। सारे खाने में इवन जो माँ का थाली है, मैं कहता हूँ हरी भरी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए। जैसे कि 1/3 पोर्शन में कम से कम उसके वेजिटेबल्स हों, 1/3 पोर्शन में उसके फ्रूट्स हों और 1/3 पोर्शन में उसके ग्रेन्स हों। तो जो अच्छा सा थाली है वो माँ की होनी चाहिए। पहले आप 2 बार खाना खा रहे थे, तो आप कम से कम 3 बार खाना खाएं और अच्छा खाना खाएं। और मैं सब माताओं से भी कहता हूँ, जैसे आप 40 दिन एक ही खाना खिलाते हैं, तो आप कोई खा सकता है एक खाना? जैसे मैं 40 दिन कहूँ कि आप दलिया खाएं, हाँ, तो दलिया खा सकते हैं आप 40 दिन? नहीं खा सकते हैं। सिंपल सा है। जब नहीं खा सकते, जब खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, तो अच्छा दूध कैसे बनेगा? और जब अच्छा दूध नहीं बनेगा तो मदर भी वीक और बच्चा भी वीक। और जब बच्चा वीक तो उसकी ग्रोथ सारी की सारी चली गई, है ना? तो आप सब खाना खिलाएं, हेल्दी खाना खिलाएं, घर का बना हुआ खिलाएं। ये नहीं कि आप रोज चाट खा रहे हैं, आप पकौड़ी खा रहे हैं, आप गोलगप्पे खा रहे हैं, हाँ वो अवॉइड सब करें, चीजों को अवॉइड करें, वो अवॉइड करें। लेकिन हेल्दी खाना आप बहुत अच्छा खाएं। लिक्विड का मात्रा थोड़ा ज्यादा रखें, जैसे कि आपका छाछ पीते हैं, आप लस्सी पीते हैं, आप नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, वो आप थोड़ा सा लिक्विड इंटेक थोड़ा सा ज्यादा लें और खाना आप सब खाएं। ये बड़ा अच्छा बताया आपने, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर घरों में वही हो रहा है, 40 दिन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ, जैसे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, दलिया खा रहे हैं, रोटी नहीं खिलाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, रोटी नहीं देना है, रोटी से बच्चे का पेट दर्द होगा, है ना? आपने कुछ और खा लिया, अच्छा तूने ये खाया तो बच्चे को दस्त हो गए, वो सब गलत है। वो सारा लिया और माँ पे ही थोप दिया। हाँ, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो मदर्स के लिए मैं यही कहूंगा, अपनी केयर करें। आप अपनी केयर करेंगी तो बच्चे की केयर अपने आप हो जाएगी। अच्छा सा रेस्ट करें, कूल रखें दिमाग को। बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैटरनिटी, जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा डिलीवर, साइकोसिस एलिमेंट थोड़ा सा होता है कि बच्चे को मदर का मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे रीएम्फसाइज करना हुआ कि अपना मेंटल हेल्थ अपने यहाँ कूल बना के रखें और घर में सामंजस्य रखें और दूसरों की हेल्प लेने में झिझकें ना। खूब अच्छे से खाना खाएं, क्योंकि बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा, मैं डायपर्स पे आता हूँ। क्या डायपर सेफ हैं और कितना यूज करना चाहिए, किस एज से यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ है या? देखिए, डायपर्स बिल्कुल सेफ हैं। डायपर्स हमारा बने ही कंफर्ट के लिए हैं। लेकिन डायपर्स जब हम यूज करें तो होता क्या है कि जब हम डायपर्स लगा के छोड़ दिया हमने, डायपर सोक हो जाता है, गीला रहता है। उसका एक कैपेसिटी होता है सोक करने का। जब गीला रहेगा तो स्किन को खराब करेगा। तो हम डायपर्स यूज करें, बिल्कुल सेफ है, जो कि स्किन फ्रेंडली हो, जिनसे कि इरिटेशन ना हो, प्रॉपर फिटेड हो, प्रॉपर एयरेशन हो स्किन का। लेकिन उसको डायपर्स को हम चेंज करें, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स में हम लोग उसको चेंज करें। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किन न्यूट्रिशन के लिए दें, थोड़ा सा ओपन रखें, उसके बाद फिर हम डायपर चेंज करें। तो डायपर हम बिल्कुल यूज करें जो कि स्किन फ्रेंडली हो और थोड़ा एयरेशन के लिए टाइम देके हम बाद में भी डायपर चेंज कर सकते। लेकिन फ्रीक्वेंट चेंजिंग बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। उसे लगा के ना छोड़ हाँ, दो 10 लगा के घंटे जैसे के लिए। होता क्या है कि हम 10 बजे बच्चा सुलाया, सुबह उतार रहे हैं 6 बजे 8 बजे, तो उससे क्या है, यूरिया डर्मेटाइटिस होता है। बच्चा सोक कर रहा है, गीला कर रहा है, गीला कर रहा है। जब वो स्किन को टच करेगा तो यूरिया होता है उसमें, जो यूरिया डर्मेटाइटिस, रेड रैशेस हो जाते हैं, स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। तो जब आप डायपर को रेगुलर चेंज करेंगे तो वो सब चीजें नहीं होगी। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन था। जैसे मेल चाइल्ड है तो पेनिस की जो फोर स्किन होती है वो एकदम चिपकी हुई होती है, जी, ग्लांस पेनिस से। वेरी गुड। हाँ। तो वो कब हमें सेपरेट करनी है और किस तरीके से करनी है? देखिए, इसमें जो फोर स्किन है वो, जिसको हम कहते हैं फाइमोसिस, जो स्किन है वो हमारा चिपकी हुई होती है, इसको फाइमोसिस कहते हैं। और यहाँ पे मैं वर्ड ये यूज करूंगा, फिजिकल फाइमोसिस। कि फिजिकल फाइमोसिस हम कहते हैं कि अगर बच्चे को यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जो यूरिन का स्ट्रीम है वो हमारा नॉर्मल है, बलूनिंग नहीं हो रही। जब हम इस सुसु कर रहे हैं तो जो वहां पे हमारा पिनाइल का एरिया, जो फोर स्किन है, वो फूल नहीं रही है, जिसको कहते हैं बलूनिंग नहीं हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 5 साल तक वेट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर हमारा फिजिकल फाइमोसिस है, यूरिन का स्ट्रीम, यूरिन का फ्लो हमारा ठीक है, और यूरिन का हमारा जो फोर स्किन है वो बलून नहीं हो रही है, फूल नहीं रही है, तो हम 5 साल तक वेट कर सकते हैं। 5 साल तक वो अपने आप नॉर्मल
हो जाता है। या बच्चे को इरिटेशन भी नहीं है तो नॉर्मली हाँ, बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, बहुत थिन स्ट्रीम नहीं है, रिटेंशन नहीं हो रहा है यूरिन का, ड्रिबलिंग नहीं हो रही है, बहुत ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बताया यूरिन का फ्लो ठीक है, बलूनिंग नहीं है, 5 साल तक हम बिल्कुल वेट कर सकते हैं, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमें सरकमसिजन या फाइमोसिस को हटाने का जरूरत होता है, जिसकी स्किन को हमें काटने का जरूरत होता है। एक होता है जिसमें कि स्किन थिक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बेलेनाइटिस, यहाँ का जो फोर स्किन है वो हमारा थिक हो गया, तो उसमें हमें हटाने का जरूरत पड़ता है। या एक कंडीशन होती है जिसमें कि रिकरेंट यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई हम वर्ड यूज करते हैं कि अगर बच्चे को लगातार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, फिर यूरिन इन्फेक्शन होगा, फिर यूरिन इन्फेक्शन, अगर लगातार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें फोर स्किन को हटाने की जरूरत पड़ रही है। अगर इन दो कंडीशन में से कुछ नहीं है तो फिर हमें फोर स्किन को हटाने का जरूरत नहीं है, 5 साल तक वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, फीमेल चाइल्ड के लिए भी कोई ऐसा सजेशन जो यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह या ये सब ना हो, किस तरीके से क्लीन रखें? देखिए बेसिकली हाइजीन ही है कि आप और अच्छे से जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसके दो ही कारण होते हैं। एक तो ये कि हम लिक्विड थोड़ा सा कम ले रहे हैं, है ना। अब बच्चों में आपने देखा होगा कि कार्टून में बैठे रहेंगे, हाँ, मोबाइल टीवी मोबाइल पे टीवी पे बैठे रहेंगे, सुसु आता रहेगा, रोक के रखेंगे उसको। हाँ। तो दूसरा कारण होता है यूरिनरी रिटेंशन, कि आप वॉलंटरी यूरिनेशन के लिए जा नहीं रहे हैं, तो यूरिन को आप रोक के रख रहे हैं। तो जब ब्लैडर में यूरिन ज्यादा रहेगा तो कीटाणु को ज्यादा टाइम मिलेगा यूरिन इन्फेक्शन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आप बार बार जब भी आप आए यूरिन के लिए जाएं। बेसिक हाइजीन, कि जैसे आपका जो शीट है, पॉट का शीट है, वो आपका क्लीन होना चाहिए, वो आपका इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। और वॉशिंग का जो बेसिकली जो होता है खास करके फीमेल चाइल्ड में, वो हम आगे से पीछे जाए, हम होता क्या कि पीछे से आगे आते हैं, तो क्लीन नहीं करता। जो फीकल मैटर्स हैं वो हमारा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और 5वां चीज हमारा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉटी का एरिया वो पीछे होता है, तो जब पॉटी हमारा टाइट होता है तो यूरिन को जो ब्लैडर नेक को प्रेस करता है, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होता है और यूरिन इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक तो हमारा यह है कि खूब सारा पानी पिएं, पेशाब को हमें रोकना नहीं है, बेसिक हाइजीन मेंटेन करनी है, जो शीट वगैरह उसको हम क्लीन रखें, और जब हम वॉश करें तो वॉशिंग का एक प्रॉपर मेथड हो, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें रखेंगे तो हमारा यूटीआई की पॉसिबिलिटी हमारी बहुत ही कम हो जाएगी। अच्छा, स्किन केयर पे मैं आता हूँ। जैसे आपने बताया कि 1 हफ्ते बाद हम बच्चे को नहला सकते हैं जी, जैसे जॉनसन जब हमारा कॉर्ड फॉलो जाएगा उसके बाद। हाँ, मतलब लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में। तो कौन से साबुन हमें इस्तेमाल करने चाहिए या कोई स्पेसिफिक? देखिए साबुन कोई स्पेसिफिक नहीं है, इवन मैं कहता हूँ कि कुछ दिन तक, कम से कम 2 हफ्ते तक साबुन ना यूज करें तो अच्छा है। उसके बाद भी साबुन यूज करें तो बहुत फ्रीक्वेंट साबुन यूज नहीं करना है। साबुन कम यूज करें, क्योंकि एटलीस्ट इनिशियल इन्फेंटाइल एज में हम लोग साबुन कम यूज करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। साबुन से होता क्या है कि थोड़ा सा इरिटेशन होती है, ड्राइनेस होती है, स्किन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये कि साबुन जो भी आपको सूट करता है वो यूज कर सकते हैं, ऐसा पर्टिकुलर हमारा कोई सोप नहीं है, कोई भी सोप, लेकिन रोज यूज ना करें। हफ्ते में 1 बार यूज कर लिया, हफ्ते में 2 बार यूज कर लिया। दूसरा, स्किन को न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ क्रीम पाउडर यूज ना करें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा नेचुरल मेथड्स को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करता हूँ, कि जो भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे आपने कोकोनट ऑयल यूज कर लिया बॉडी पे थोड़ा सा स्किन न्यूट्रिशन के लिए, मसाज ना करें। बेसिकली कोकोनट ऑयल लगाने का पर्पज होता है स्किन को न्यूट्रिशन देना, तो स्किन पे थोड़ा सा लगा लिया, कोकोनट ऑयल लगा लिया। एलोवेरा यूज कर सकते हैं आप, है ना, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। तो जो नेचुरल मेथड्स हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, उसी को आप यूज करें। या ये चीज जिन प्रोडक्ट्स में हो, आप इंग्रेडिएंट्स देखें, इन प्रोडक्ट्स को आप देखें, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मेजर अमाउंट में हैं उनको आप यूज करें। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो नेचुरल चीजें हैं वही स्किन पे आप यूज करें। अच्छा, मैं ना कुछ फ्रिक्वेंटली गूगल पे देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गूगल से। जैसे पहला तो ये है कि बच्चे को 40 दिन तक घर के बाहर नहीं लेके जाना है, तो क्या ये सच है? ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर कवर रखना है, और क्राउडेड प्लेस में ना जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो तो ना जाए तो अच्छा रहेगा, तो लेकिन ले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये पूछा जाता है गूगल से कि जैसे बच्चे को इंडाइजेशन हो रहा है, तो एक हींग होती है, वो उसके अगर पेट पर रब किया जाए तो उससे फायदा होता है? कुछ स्टडीज हुई हैं
जैसे एक यहाँ पे मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, इवनिंग कोलिक। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा अचानक से क्राई करना शुरू कर दिया हो, जैसे आपको 4 मंथ्स का आपने बताया बेबी है, तो आपने देखा होगा शाम के टाइम पे रात अचानक से रोना शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं इवनिंग कोलिक, है ना। तो उसमें कुछ कुछ स्टडीज हुई हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा हींग लगाया तो उससे वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, तो लगा सकते हैं, देयर इज नो हार्म। अच्छा, अगला ये सर्च करते हैं कि बेबी को दूध के साथ जो है वाटर भी देना चाहिए। देखिए हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे अगर आप देखेंगे जो दूध है उसका जो कंसिस्टेंसी दैट इज लिक्विड, है ना, और उसमें जो मेजर अमाउंट में 60 to 70% वाटर ही होता है ना। तो इनिशियल 6 मंथ में हमें वाटर की अलग से जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि इनिशियल 6 मंथ्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद फिर सेमी सॉलिड। जब हम सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमें वाटर का जरूरत पड़ता है, तो 6 महीने के बाद ही आप वाटर यूज करें। इनिशियल 6 मंथ्स में वाटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या मिल्क दे रहे हैं जिसमें कि मेजोरिटी जो कंपोनेंट है दैट इज वाटर। 6 मंथ्स के बाद हमने सेमी सॉलिड डाइट यूज किया, तो तब हमें उसका वाटर का जरूरत है। अच्छा, आगे गूगल से ये पूछते हैं लोग कि हेड मसाज से क्या ये बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है, घने बाल होते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे मसाज ओवरऑल भी मसाज का जो उपयोग है वो हम कहते हैं कि हाँ हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हम जो मसाज करते हैं बेसिकली स्किन न्यूट्रिशन के लिए करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, आपको कंफर्ट लगता है, अच्छा है, लेकिन एज सच नहीं है कि हमारा हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शायद जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे ऑयल होता है नोज में और ईयर्स में लगाने से इन्फेक्शन रुकता है। ये आयुर्वेदिक पद्धति में है, अभी हमारे पास कुछ मतलब ऐसे डेटा या रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ आयुर्वेद पद्धति में लोग बताते हैं कि अगर हम जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने यूज किया, आपने भी देखा होगा कोविड में नाक में वो ऑयल लगाते थे कि जम्स यहाँ पे जब कीटाणु जाएंगे तो यहाँ चिपक जाएंगे। कोविड में तो लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए जो कभी सुना ही नहीं। आयुर्वेद पद्धति में वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन एलोपैथ पद्धति में ऐसा अभी तक एविडेंसेस नहीं है। अच्छा, अगला ये था कि बच्चे को हर समय गर्म जगह पे रखना चाहिए, जैसे गर्म कपड़े पहना के रखो। हर समय नहीं, जैसे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, हेड टू टो हमारा कवर होना चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, और बेसिकली ओवर हीटिंग और अंडर हीटिंग दोनों ही अनकंफर्टेबल हैं। ओवर हीटिंग का मतलब है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप कपड़े पहनाए जा रहे हैं, ओवर हीटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। और अंडर क्लॉथिंग भी ठीक नहीं है, जैसे कि कोल्ड स्ट्रेस, जैसे आपने बच्चे का देखा कि हाँ हाथ ठंडे हैं, पैर ठंडे हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चा लगातार क्राई करता रहता है। तो ओवर हीटिंग और अंडर टेम्परेचर हमारा कम रखना दोनों ही गलत हैं। कंफर्टेबल क्लॉथ्स होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को सूट करें। जैसे अब थोड़ा सा ठंड शुरू हो गया है, 2 लेयर सफिशिएंट है, जैसे कवर करके रखें, एक नीचे कॉटन का रखें, ऊपर हल्का सा वूलन का हम यूज करें। बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, हेड उसके हैंड जो है या सोल्स हैं वो ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर ठंडे हैं तो इसका मतलब है कपड़ों का और जरूरत है, और अगर पसीने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कपड़े कम करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे बच्चा सो रहा है एकदम से शांत है, और सोते सोते ना कभी एकदम से इस तरीके से कपन जैसा कुछ होता है और फिर वो रोने लग जाते हैं, ये क्या है? गुड, वेरी गुड। होता क्या है कि जैसे आपने ज्यादातर ये देखा होगा, जैसे आवाज होती है, गेट खुला, रोशनी हो गई, तो हमारा बच्चा चौंक जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, स्टार्टर रिफ्लेक्स। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है दैट इज एक्टिव, तो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स है, इसका मतलब है कि जो बच्चे का ब्रेन है दैट इज एक्टिव, दैट इज गुड पार्ट। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे सवाल थे, गूगल से भी देखा मैंने, लोगों से भी बात की, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद में ना लोगों के अंदर जो मिथ थे वो शायद क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा वर्कअप किया है और मेरे को अच्छा लगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें मेरे को बहुत ही काफी ज्यादा अच्छे लगे, जिसमें मेरे को लगता है कि आपने सच में बहुत ही अच्छा वर्कअप किया है, और बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप लोग देखते रहिए समाचार 24। मैं फिर मिलूंगा एक और स्पेशल शो में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।